हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा जो सिलेबस निर्धारित किया गया है उससे संबंधित हम चीज़ों को बताना चाहते हैं। और शुरुआत करेंगे पहले लेसन से, और पहले लेसन से शुरुआत करके हम जो भी अंतिम तक चीज़ों को करेंगे, एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे, उदाहरण के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आप इसको देखिएगा, परीक्षा में आपके लिए 2023-24 के सेशन में बहुत काम करेगा। और आप इस बात का विश्वास रखिए कि एक्सरसाइज से ज़्यादा क्वेश्चन उदाहरण से पूछे जाते हैं। इसी को देखते हुए हम उदाहरण क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले लेसन पहला है, और लेसन पहला है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, सबसे पहले आपको बता दूं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो हम कह सकते हैं जिस संख्याओं को हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं वे सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं, संख्याएं होती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। उसके बाद से पूर्ण संख्याएं, इसको बोलते हैं होल नंबर, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। देखिए, इन जो संख्याएं लिखे हैं प्राकृतिक संख्या, इस संख्याओं का प्रयोग हम डेली लाइफ में किसी वस्तु गिनने में करते हैं। वस्तुओं गिनने में हम इसका यूज करते हैं हमेशा, प्राकृतिक संख्याओं का। यह जो है पूर्ण संख्या, वह मापन में यूज करते हैं। मापन में कपड़ा मापते हैं, चाहे स्केल पे दिया होता है, स्केल पर यही नंबर दिया होता है मापने के लिए। कोई किसी रेखा की लंबाई मापना हुआ, किसी वस्तु को गिनना हुआ, इसका यूज करते हैं। और एक नंबर होता है पूर्णांक प्लस भी होता है, -0 -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट -1 तक जाएगा। और प्लस में भी जाता है 1 2 3 4। देखिए, इसमें प्राकृतिक संख्या में मिल गया, 0 से लेंगे तो पूर्ण संख्या में मिल जाएगा, माइनस के नंबर भी मिलते हैं। तो जो पूर्णांक होता है सभी संख्याओं का। फिर एक नंबर और होता है इसमें, पूर्णांक होगा, सम संख्या हो जाएगा, सम इवन, जो 2 4 6 8। उसके बाद विषम संख्या भी होता है, ऑड, जो होता है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। ये सभी संख्याएं होती हैं। उसके बाद से आप देख लेते हैं अभाज्य होता है, अभाज्य होता है। उसके बाद से होता है परिमेय संख्या, उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर होता है क्या, किसी भी संख्या को अपान में लिख देते हैं। जैसे कि ये संख्या है, देखिए ये संख्या है, इसके नीचे एक मान लीजिए -4/1 -3/1 -2/1 या 3/1 4/1, मतलब कोई भी संख्या तो परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। अब उसके बाद से एक आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो रूट का नंबर होता है जब पूर्ण वर्ग नहीं होता, जैसे √2 √3 √4 नहीं होगा, √5 हो जाएगा, √6 हो जाएगा। ये सब अपरिमेय संख्या है। जितनी भी संख्याएं हमने आपके सामने लिखी, और भी संख्या, भाज्य संख्या, जितनी संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्या की बात करते हैं। भाज्य मतलब कोई अपने आप से भी कटे और किसी से भी कटे। तो देखिए 9, जैसे 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो ये हो गया भाज्य। और ऐसी संख्या होती है अभाज्य, जो केवल अपने आप से कटे, 2 3 5 7 11 केवल अपने आप से कटे, तो ये होता है अभाज्य संख्या। तो जितनी संख्याएं हमने आपके सामने लिखी वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं।
सभी संख्या वास्तविक संख्याएं कहलाती है। और एक चीज है आपको, हम आपसे बार बार कह रहे हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। एक बात बताइए, वास्तविक संख्याएं होंगी तो एक हो सकता है काल्पनिक संख्या है या आभासी संख्या। तो हम कहें वास्तविक संख्याएं ये सभी संख्याएं। अब देखिए आभासी संख्या है, या हम कह सकते हैं आभासी, या आभासी नहीं कहेंगे उसको, काल्पनिक, काल्पनिक, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का मतलब होता है, अच्छा एक बात बताइए आप खुद, -2 और -2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 हो जाएगा। जब किसी संख्या, अब देखिए तो इसका मतलब कि -2 का भी वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, और 2 का भी वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 4। तो अगर हम आपसे कहें किसी संख्या का वर्ग -4 आए, जैसे कि इस तरह से x² + 1 = 5 लिखा है, मान लेते हैं +1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x² बराबर 5 में से प्लस इधर -1 होगा तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, इस तरह से नहीं करते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं -3, ये प्लस इधर आ गया तो कितना हो गया, माइनस। एक x² का मतलब किसी संख्या का वर्ग है, किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है। देखिए माइनस माइनस का गुणा करा तो प्लस आया, लेकिन यह किसी संख्या का वर्ग माइनस में होता है, किसी संख्या का वर्ग माइनस में कभी नहीं होता है, इसलिए अतः यहाँ पर यह काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या है। तो संख्याएं दो तरह में लेते हैं, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। तो ये होगी आपकी काल्पनिक संख्या। चलिए बात करते हैं अब इसमें अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। सबसे पहले अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है, इसमें हम इसको सबसे पहले लेते हैं। एक टॉपिक है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। एग्जाम्पल आप देते हैं आपको और आप बताइएगा। मान लेते हैं कि मान लेते हैं 30 है, 30 का फैक्टर करिए, 30 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 × 5। इस अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यही कहता है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है, किसी भी संख्या का गुणनखंड, किसी भी संख्या का गुणनखंड या गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणनखंड किया गया जिस अभाज्य संख्या से हो उसके क्रम बदलने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि अब हमारा कहना है, इसको आगे पीछे कहीं लिखते हैं। अब 2 × 3 × 5 लिखेंगे तो वही बात आएगा, 5 × 3 × 2 लिखेंगे तो भी वही बात आएगा। मतलब इसके क्रम को भी चेंज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यही आपका अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, चलिए आगे कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उदाहरण को लेकर के चलते हैं, चीज़ों को बनाते हैं। जैसे पहला उदाहरण क्या है, पहला उदाहरण ले रहे हैं। उदाहरण नंबर पहला कह रहा है संख्या, उदाहरण पहला संख्या है, ध्यान दीजिएगा, 4 पर n पर विचार करना है। विचार कीजिए, क्या विचार कीजिए, n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक
प्राकृतिक संख्या है तो वह 5 से विभाज्य होगी। जांच कीजिए कि n कोई एक कोई ऐसा मान है जिसके लिए n 4 पर n एक अंक 0 पर समाप्त होता है। देखिए इसमें एक बात समझना है और कह रहा है, देखिए संख्या 4 पर n पर विचार कीजिए कि n एक प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 कुछ भी हो सकता है। कह रहा है कि विचार कीजिए कि n का कोई भी मान हो जो 4 पर n अंक 0 पर समाप्त होगी। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते। देखिए क्या कह रहा है कि 4 पर n है, n 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन विचार करिए कि यह 0 पर समाप्त हो रहा है। चेक कर लेते हैं। 4 पर 1 रख के चेक करते हैं तो इसका मान कितना होगा 4। 4 पर 2 रख के चेक करते हैं 4 चौको 16। 4 पर 3 का मतलब 64। इससे यह प्रूफ हो रहा है कि इससे कि कम से कम 5 फैक्टर इसमें आना चाहिए। जब 0 पर समाप्त होने का मतलब होगा कि 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, तो इसके लिए कम से कम 5 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, लेकिन ऐसा 5 आ नहीं रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि कोई भी n का मान 4 पर n को 0 पर समाप्त नहीं करता। बस इतना बस बता दीजिए। चलिए उदाहरण नंबर दूसरा की बात करता है। उदाहरण नंबर दूसरा है 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड से HCF और LCM ज्ञात करें। देखो भाई HCF और LCM किस तरह से ज्ञात करेंगे। 6 और 20 का 6 और 20 का HCF और LCM कैसे ज्ञात करेंगे, इस तरह से ज्ञात करिए। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड लगाइए, इस तरह से हल करिए। 6 को लिख दीजिए, 6 बराबर होगा 2 गुणे 3, और 20 को क्या लिख दीजिए 2 गुणे 5। तो HCF क्या होगा HCF बराबर होता है, मेरी बात को समझना है, HCF जब पूछेगा तो जो मिल रहा है वो HCF हो जाएगा, और कुछ नहीं मिल रहा है देखिए दोनों में, तो HCF हो जाएगा 2। लेकिन वही LCM की बात कर रहा है, तो LCM में क्या करिए, जो मिल रहा है उसको ले लीजिए और जो नहीं मिल रहा है उसको भी ले लीजिए। देखिए 2 और 5, 2 3 और 5, 2 दूना का 4, 3 का 12, 12 5 60, इसका LCM हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन उदाहरण नंबर 3। कह रहा है 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड से HCF और LCM ज्ञात करें। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए इस तरह से 6 का क्या करेंगे 2 गुणे 3, 72 का क्या करेंगे 72 का 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, जैसे 72 को इस तरह कर लेते हैं, 2 36 दूना 72, 2 18 दूना 36, 2 9 18, तो
तो 2 × 2 × 3 × 3, 2×4 2×8, 8 3 24, 24 3 72। उसके बाद 120, 2 × 2 × 2 × 2, 2×4 2×8, 8, 2×4 2, 120, 2 60, 2 30, 2 15, 3 और 5। तो फिर 3 होगा एक, और फिर एक 5 होगा। 2×4 2×8, 3 × 24, 25 120 हो जाएगा। देखिए HCF की बात करते हैं। HCF, तो HCF क्या होगा, 2 मिल गया, और देखिए एक 3 मिल गया, एक 3, तो इसका HCF हो जाएगा 100, 6। अब LCM क्या है, तो जो मिला है 2 और 3, अब जो नहीं मिला है तो 2 ज़्यादा बार नहीं मिला है, 2 × 2, और एक बार 3 नहीं मिला है, और एक बार 5 नहीं मिला है। तो 2 2×4 2×8, 3 × 24 3 72, और 72 25, 5 10, 5 35, और 35 1 36, 360। तो इसका LCM कितना हो जाएगा, 360, 360। थोड़ा गलती हो गया, उदाहरण नंबर 4 को हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन चलिए उदाहरण नंबर 4 था, उदाहरण नंबर 4 था, उदाहरण नंबर 3 को लेते हैं। देखिए कह रहा है अभाज्य गुणनखंड द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, और फिर इनका LCM ज्ञात करें। तो देखिए 96 का कैसे ज्ञात करते हैं, इसका LCM और HCF। पहले तो इसका हम LCM ज्ञात कर लेते हैं, या HCF ज्ञात करते हैं। पहले 96 को लिखते हैं, 2 × 2 × 96 को कैसे लिखेंगे, इस तरह से 96, 2 2 चौका 8, 2 8 16, फिर 2 दूना के 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, और 404 का लिखेंगे, 404 का लिखेंगे 2 × 2 × 101। देखिए HCF क्या हो जाएगा इसका, HCF सिंपल 2 2, अब कुछ नहीं, 2 × 2 मतलब 4, इसका HCF 4 हो जाएगा। LCM क्या है, तो LCM के लिए एक तरीका बताते हैं। यदि एक सूत्र याद कर लीजिएगा हमेशा के लिए, कोई भी दो संख्या दी है, पहली संख्या फिर उसकी दूसरी संख्या को आपस में गुणा कराएंगे तो उसी संख्या का LCM और उसी संख्या का HCF, दो संख्याओं का अलग अलग गुणा कराइए और उसी दोनों संख्याओं का एक बार LCM ज्ञात करिए और एक बार HCF ज्ञात करिए, दोनों का आपस में रिजल्ट हमेशा बराबर आएगा। ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा लीजिए। तो हमारे पास संख्या दोनों दिया हुआ देखिए, और एक संख्या का LCM भी ज्ञात हो गया, HCF भी ज्ञात हो गया है। अब LCM हमेशा फाइंड हो जाएगा आराम से। फर्स्ट संख्या मान लेते हैं दिया है तो 96 और दूसरी संख्या 404, और LCM हमको फाइंड करना है, और HCF कितना दिया हुआ 4, तो इसके साथ गुणा धारा के भाग होगा 96 × 404 अब बटा 4 LCM। अब देखिए 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना के 8 और 4 चौको 16, 404 LCM। और जैसे ही इसमें गुणा कराएंगे 24 में 404 से, तो आपको मिल जाएगा 96 96, तो आपका LCM हो जाएगा 96 96। चलिए अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं।
1.1 को बताने से पहले एक चीज और भी छूट रहा था, थोड़ा इसको देख लीजिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये क्या होता है थोड़ा समझ लीजिएगा। यह कुछ नहीं है, मानते हैं इस तरह से इसको भाज्य, भाज्य मतलब जिसको भाग हम करते हैं, और आंसर आता है भागफल, भागफल अगुणे भाजक प्लस शेष। एक बात बताइए, इस तरह से जब हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग करते हैं, ठीक, तो कुछ आता है। जैसे हमने कुछ भाग कर दी तो कुछ भी भाग किया तो कुछ आया और कुछ शेष बच गया। जब इसमें नहीं कहते कि हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं कि इससे कम आ जाए चाहे इससे इतना ही आ जाए, तो जब हम बी में ए से भाग करेंगे तो शेषफल आर बच जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा ये। तो भाग चेक करने का तरीका क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, इसका आपस में गुणा करा लेते थे। जैसे b इंटू क्यू अब प्लस शेषफल जोड़ देते तो क्या आ जाता था, ये वाला भाज्य आ जाता था। हमेशा जो आर होगा, हमेशा जो आर होगा वह b से कम होगा, हमेशा b से क्या होगा, कम। अगर हम मान लेते हैं कि 7 से 10 में भाग कर रहे हैं तो 7 कम 7 कितना होगा, 3 शेषफल। मेरा कहना यह है कि भाग किससे कर रहे हैं, 7 से मतलब 20 से, और आर कितना है 3 मतलब 3। तो मेरा कहना है कि जो शेषफल बचेगा वो 7 से कम ही रहेगा। मतलब शेषफल कितना हो सकता है, आ सकता है अगर किसी संख्या में हम भाग करें तो शेष हमारा हो सकता है आर 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, इतना शेषफल आ सकता है। तो इसका मतलब हमेशा हम इस फार्मूले को अगर लिखें a इक्वल बी क्यू प्लस आर, और हम लिख देंगे b हमेशा बड़ा होगा आर से, हमेशा बड़ा होगा आर से। इस बात को दिमाग में, बराबर भी नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो यूक्लिड का हम कुछ रूल मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1.1 को ही पहले सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.1 क्या है, एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड के नियम से। अब कैसे, 135 और 225 को देखिए, 135 और 225 आप फॉर्मूला लगाएंगे a इक्वल बी क्यू प्लस आर। ध्यान दीजिए, एक काम करिए कि हमेशा बड़े वाले को सामने रखिए। 225 में भाग करना किससे, किससे, b से। 135 से भाग करेंगे तो 135 से जब भाग करेंगे तो कितना बार में, तो एक बार में। अब कितना शेषफल बच जाएगा, 90। 35 में जब एक बार का पहाड़ा पढ़ेंगे, आप साइड में रख लीजिएगा, 35 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 225 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90। अब क्या करना होगा आपको, इसको आप छोड़ दीजिए। अब इसको क्या करिए, 135 ले लीजिए और 90 का कितना बार पहाड़ा पढ़िए कि 135 आ जाए चाहे उससे कम आ जाए। तो हम एक ही बार पढ़ेंगे तो कितना बच जाएगा, 45 बच जाएगा। अब 90 को यहाँ लेंगे, एक एक छोड़ते जाते हैं, 90 और 45 को लेंगे, 45 गुणे 2 और प्लस 0। अब इसी शेषफल पर हमने रखा और 2 का पहाड़ा पड़ा तो 90 आ गया। इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 45। यही बनाना है हमको, बार बार इसको प्रयास करिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा, पहले का दूसरा ही है। दूसरा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। दूसरा कह रहा है 196
और 38220 का HCF। चलिए बताते हैं यार। ए बराबर मान लीजिए 38220, अब बी बराबर 196, यही ना। तो हमको ये करना है ए प्लस बी क्यू प्लस आर। तो देखिए यहाँ एक की जगह पर रख दीजिए 38220 बराबर बी क्या है 196। कितना बार पहाड़ा पढ़ा जाए इसका कि इतना आ जाए या उससे कम आए, तो 195 बार जब पहाड़ा पढ़ेंगे इसका 195 बार, 195 बार, तो 195 बार में इतना आ जाएगा। इसका मतलब कितना किसका पहाड़ा पढ़े थे 196 का, तो HCF हो जाएगा कितना 196। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा है। 867 और 225 का HCF। तो ए इक्वल 867 और बी इक्वल 225। तो क्या होगा, इसमें भी हम वही करेंगे, इतना 867 और 225। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 867 को ले लेंगे आगे, 225 अगुणे, अब इतना गुणा कराएं इतनी संख्या से 225 में कि इससे कम रहे या इतना आ जाए। तो इससे कम रहेगा प्लस बच जाएगा कितना 192। ठीक, तो अब इसको छोड़ देंगे, अब इसको ले लेंगे आगे 225, और जो शेष बच रहा है उसको यहाँ लेंगे, एक बार गुणा कराएंगे तो बच जाएगा आपका 33। अब क्या करेंगे, फिर इसको ले लेंगे आगे, अब 33 को यहाँ रखेंगे, 33 के साथ गुणा करा के 33 में 5 से गुणा कराएंगे और 27 जोड़ेंगे तो इसमें बराबर आ जाएगा। अब 33 को आगे ले लेते हैं, 27 आगे आ जाएगा, 27 गुणे 1 प्लस 7 5 12, 27 और 6 7 6 13, तो 6 बचेगा। फिर 27 को आगे ले लेंगे और 6 ले लेंगे और 4 6 को 24 और 24 3 27। अब देखिए 6 को आगे ले लेंगे और 3 को यहाँ लेंगे, 3 गुणे 2 प्लस 0। तो जिस शेषफल पर यह 0 आ जा रहा है उसका HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा आपका 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 2 है। अगला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धन विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, मतलब विषम पूर्णांक नहीं है, विषम पूर्णांक नहीं है। एक बात बताइए, अगर हम देखिए यहां पर 6q प्लस 1 लेते हैं, q का मान कुछ भी रखते हैं, जैसे q का मान आप 1 रख लीजिए, तो यहाँ देखिए 6 गुणे q का मान 1 और प्लस 1, और इसमें 6q 1 प्लस 3, 6 इंटू 1 प्लस 5। देखिए जहाँ जहाँ q है वहाँ क्या रख रहे हैं 1। 6 कम 6 3 9, 6 कम 6 5 11 और 6 कम 6 1 7। q बराबर 2 रखिए, तो 6 इंटू 2 प्लस 1, 6 इंटू 2 प्लस 3, 6 इंटू 2 प्लस 5। 6 दूना का 12 1 13, 6 दूना का 12 3 15, 6 दूना का 12 5 17। इसका मतलब यह है, बस इतना लिख दीजिए, किसी भी सम संख्या में, जैसे 6 सम संख्या है, सम संख्या में किसी भी धन या किसी भी प्राकृतिक
संख्या से गुणा करके सम संख्या जोड़ने पर सम प्राप्त होगा और विषम जोड़ने पर विषम प्राप्त होगा। देखिए, यह 6 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, विषम जोड़ेंगे ना तो विषम प्राप्त होगा। देखिए, विषम प्राप्त होगा। विषम 3 जोड़ रहे हैं तो 9 प्राप्त, विषम जोड़ेंगे तो विषम में प्राप्त होगा। लेकिन वही सम जोड़ देंगे तो सम प्राप्त होगा। अतः यह विषम धन पूर्णांक है। राइट, बस इतना लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि यदि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। मतलब कह रहा है ना, किसी पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m होगा चाहे 3m+1 होगा। जैसे दर्शाना क्या है, देखिए इस तरह से दर्शाना है क्या, जैसे कोई पूर्णांक है a², तो वह हो जाएगा या तो 3m होगा या 3m+1 होगा। मतलब कहना चाहता है कि इतना होगा। तो जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने के लिए कह रहा है, तो a+b³ r, जैसे a है आपका भाज्य, a है आपका भाजक, a है आपका भागफल, a है आपका शेषफल। माना कि पूर्णांक a है और b को हम 3 मान लेते हैं और r को 0 मान लेते हैं, 0 1 2 मान लेते हैं, क्योंकि 0 जो होगा वह r से छोटा या r के बराबर होगा, बट 3 से हमेशा छोटा होगा। यहाँ पर 3 है इसलिए हमने 3 को लिया है, समझ में आ रहा है। b³ यहाँ पर हमने ले लिया। यहाँ पर देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि a बराबर 3³ r, तो q हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के। राइट, तो हम इसलिए लिख सकते हैं a बराबर 3q+0 या 3q+1 या 3q+2। यही हो सकता है, 2 स्थिति में हो सकता है। क्योंकि अगर भाग, हम अब बताएं ना कि अगर 5 से भाग कर रहे हैं तो शेष क्या बच सकता है, 4 बच सकता है, 3 बच सकता है, 2 बचेगा, 1 बचेगा और 0 बचेगा। अगर आप 3 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल क्या बचेगा, 2 को बच सकता है, 1 बच सकता है, 0 बच सकता है। तो देखिए 0 1 और 2, इसको शेष लिख दिया। तो हम लिख देंगे इसमें कि अतः a² बराबर 3q+0 या का होल स्क्वायर या 3q+1 का होल स्क्वायर या 3q+2 का होल स्क्वायर, इसको लिख देंगे। तो जैसे इसका स्क्वायर करेंगे a² का, तो 9q² हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका 9q² प्लस द्वितीय के 6q+1 हो जाएगा। या इसका करेंगे 9q² प्लस 3 दूना 6 दूना 12 q+4 हो जाएगा। यह 9q। तो अगर हम देखें तो a² बराबर लिख देंगे 9q² या 9q² प्लस 6q+1, या इसको इस तरह लिख लेंगे
9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 3 + 1। अब देखिए ए स्क्वायर इक्वल 3 कॉमन ले लेंगे इसमें, तो 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, या इसमें से 3 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ 3 कॉमन कर लेते हैं, तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस हो जाएगा 1, या इसमें क्या करेंगे, इसमें आप 3 कॉमन कर लीजिए, तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1, अब +1 यहाँ लिख देंगे। तो यदि हम m बराबर मान लेते हैं, m बराबर 3 क्यू स्क्वायर या 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू या 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1, तो यहाँ से तो हम लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे सब बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, राइट। तो यूक्लिड के विभाजन प्रमेय का प्रयोग क्या करेंगे, a इक्वल बी क्यूब प्लस आर, और 0 से बड़ा होगा r या बराबर होगा और उससे बड़ा होगा b। अब देखिए यहाँ 9 से दे रहा है 9m, तो हम b बराबर 9 मान लेते हैं, इसको इस तरह बनाते हैं, b बराबर 9 मान लेते हैं, b बराबर 9 मान लेते हैं, तो a बराबर 9 प्लस r, तो हम देख रहे हैं 0 के बराबर है या 0 से बड़ा r होगा और उससे बड़ा 9 हो जाएगा। r अगर 0 हो तो a बराबर 9 प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 9 हो जाएगा। अगर अगर इसको करें 9 पर 3 घात बराबर 9 81 क्यूब या 9m या m बराबर 81 क्यूब पर 3 घात, ठीक। यदि r बराबर 1 हो तो a बराबर हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 1, फिर इसका क्यूब करेंगे तो 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो हो जाएगा 981 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 1, जहाँ अगर हम लिखें 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर 81 क्यू पर 3 घात प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू। इसी तरह r बराबर 2 रखते हैं, तो a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 2। अब हम इसका क्यूब करते हैं तो a बराबर रखते हैं इस तरह से, तो a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब
बराबर 9 81 क्यू पर 3 घात प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 8। तो इसमें लिख सकते हैं 9m प्लस 2, जहाँ m बराबर 81 क्यू पर 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, राइट। तो हम कह सकते हैं अतः, ये सब देखते हुए, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर कंप्लीट आपका होता है। अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर देखते हैं अभी।